हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाली एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात हो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज और भी ताकतवर हो गया था। तो अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध के बाद और भी सशक्त हो गए थे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता प्लासी की लड़ाई, इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ब्रिटिश जो कि भारत में और भी आर्थिक और सैन्य रूप से जो है सशक्त हो गए थे, यानी कि मजबूत हो गए थे। वह देखें तो प्लासी की जो लड़ाई जो कि 23 जून 1797 ईस्वी को यह भारत के प्लासी नामक स्थान पर होता है। प्लासी नामक स्थान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखें तो ये जो थे अंग्रेजों की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सेना का नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। वहीं देखें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध होता है। सिराजुद्दौला की तरफ से जो है कुछ फ्रांसीसियों के द्वारा भी सहयोग किया जाता है। इसके बावजूद भी जो है सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की इसी जीत के बाद जो है भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है। इसी के युद्ध के बाद जो है एक और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की सेना की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो जो कि सेना का नेतृत्व करते हैं। दूसरी ओर जो कि मीर कासिम होते हैं एवं इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध होता है। मीर कासिम की तरफ से जो है शुजा उदौला एवं शाह आलम द्वितीय, यानी कि एक तरफ जो थे ये तीनों थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंग्रेजों की जीत होती है। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है अस्थायी रूप से जो है पूरे भारत पर जो है कब्जा हो जाता है। इसी युद्ध को देखते हुए जो है 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक शास्त्रीय गायिका थी, निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थी। तो ये जो थे किराना घराने से संबंधित थे, तो किराना घराना इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो किराना घराना जो कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित है, जो शामली जिले के एक कस्बे में स्थित है किराना घराना। वहीं देखें तो इनको जो है 1973 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी द्वारा किसानों के लिए शुरू किया गया पहला आंदोलन था। तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया किसानों के लिए पहला जो आंदोलन चलाया गया था वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि चंपारण जो कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। यह जो था बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला सफल आंदोलन के रूप में देखा गया था। वहीं देखें तो यह चंपारण जो आंदोलन था 3 कठिया पद्धति पर आधारित था, यानी कि 3 कठिया पद्धति से संबंधित जो आंदोलन है वह चंपारण सत्याग्रह है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो बारदोली आंदोलन जो कि 1928 ईस्वी में बारदोली के किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर वसूलने के विरोध में जो है किया गया आंदोलन था। इसी आंदोलन के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से गलत मिलान की पहचान करें। आपको जो है 3 जो है सही ऑप्शन दिए गए थे, आपको चौथा ऑप्शन को छांटना था। जैसे कि आपके ऑप्शन जो थे
लाइसोसोम जो कि प्रोटीन का संचालन करता है, लाइसोसोम जो कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जो कि ये तीनों सही थे। इसके अलावा आपका चौथा जो ऑप्शन दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि राइबोसोम को जो है सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन के द्वारा जो है 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलाडे के द्वारा 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में जो है राइबोसोम की खोज किया गया था, यानी कि देखा गया था। जबकि राइबोसोम का जो नामकरण है वह 1958 ईस्वी में रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। राइबोसोम जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट वहीं देखें तो राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन संचलन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात प्रोटीन उत्पादन करता है, इसलिए इसे जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो यह जो है स्तनधारी के रुधिर कण में एवं राइबोसोम तथा अंतःपरत में जो जलिका होती हैं यह नहीं पाई जाती है, यानी कि स्तनधारियों के जो रुधिर होता है यानी कि खून में जो है राइबोसोम एवं अंतःपरत में जलिका नहीं पाई जाता है, क्योंकि लाल रुधिर में जो कण में जो होता है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होती है। नेक्स्ट देखें तो लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। यह जो है सूक्ष्म गोल एवं इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली की संरचना होती है। इसकी सबसे प्रमुख जो कार्य होता है यानी कि लाइसोसोम का सबसे प्रमुख जो कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण यानी कि पचाना होता है। वह देखें तो इसमें जो है 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। वह देखें तो स्तनधारियों में जो है लाल रुधिर कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में मैंने आपको पीछे के सेशन में आपको पूरा कवर करवा दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पीछे के सेशन में आप जाकर देख सकते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है? तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी आपको दिया गया था, तो इसका हमको ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो क्रिकेट से संबंधित जो भी प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। तो जैसे क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी में देखा जाए तो आईसीसी विश्व कप, एशियन कप, ईरानी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखें तो हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी में देखें तो सुल्तान अजहर शाह कप, आगा खां कप, खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ये सभी जो कि हॉकी की प्रमुख ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट देखें तो टेनिस से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी था। टेनिस से संबंधित देखें तो टेनिस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सभी जो कि टेनिस से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट फुटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी में देखें तो UEFA चैंपियनशिप लीग, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी जो कि फुटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का अंतिम जो सुल्तान थे वो कौन थे? तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक थे वह इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के आखिरी शासक थे। इन्होंने जो है 1517 ईस्वी में अपने पिता सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठे थे। इब्राहिम लोदी जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर से हार जाते हैं। इसी युद्ध के बाद जो कि लोदी वंश की अंत हो जाता है। वह देखें तो इसी युद्ध के बाद जो है भारत के प्रायद्वीपीय में जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है। नेक्स्ट देखें तो दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी साम्राज्य था जो कि 1226 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें कुल जो है 5 राजवंश जो कि शासन करते हैं। ये जो 5 थे राजवंश, ये जो थे गुलाम यानी कि ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी, ये जो 5 राजवंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लघु या निम्न ज्वार कब बनता है? तो लघु या निम्न ज्वार जो बनता है जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर आते हैं, तब जो है लघु या निम्न ज्वार बनता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जगन्नाथ के पुरी मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? तो जगन्नाथ के पुरी मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण का अर्पित है मूर्ति। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता भगवान श्री कृष्ण, इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि मुख्य रूप से इसमें जो है 3 देवताओं की मूर्ति स्थापित है। ये जो 3 मूर्ति हैं, भगवान जगन्नाथ जो कि कृष्ण को समर्पित है, बलभद्र जो कि बलराम, सुभद्रा जो कि भगवान जगन्नाथ की बहन है। इन तीनों का जो है मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। इसके अलावा जो है इस मंदिर में जो है सुदर्शन की मूर्ति भी स्थापित है। नेक्स्ट, यह जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में तटवर्ती शहर जो है पुरी में स्थित है। वही देखें तो यह मंदिर जो कि भगवान जगन्नाथ है श्री कृष्ण को समर्पित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 57 में निर्धारित किया गया है। तो अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए संबंधित राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। जैसे कि अनुच्छेद 52 में देखा जाए तो ये राष्ट्रपति एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 53 जो कि संघ की कार्यकाली जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 54 में जो कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 57 जो कि पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 58 जो कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने हेतु योग्यता का निर्धारण बताया गया है। तो ये सभी जो कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिवराम हेगड़े कौन से नृत्य से संबंधित है? तो शिवराम हेगड़े जो कि यक्षगान से संबंधित है। तो यक्षगान इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। शिवराम हेगड़े जो कि यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार थे। वह देखें तो यक्षगान जो कि कर्नाटक का एक पारंपरिक नाटक नृत्य है। इसमें जो है संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से जो है पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। यक्षगान के प्रमुख कलाकारों में से देखें तो शिवराम हेगड़े, सुब्रमण्यम धारेश्वर, नेबुरु नारायण, कोट्टा शिवरामन कारंत, ये सभी जो कि यक्षगान के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दोहा डायमंड लीग 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो दोहा डायमंड लीग 2023 में जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो दोहा डायमंड लीग जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता जाता है। इनके द्वारा जो है 5 मई 2023 को 88.67 मीटर भाला फेंक कर जो है यह पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 2024 में देखा जाए तो जाकिर हुसैन को जो है 66वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 66वां ग्रैमी अवार्ड इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2024 जो कि मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को जो है और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ जो है कुल 5 भारतीयों को जो है ये पुरस्कार जीते थे। वहीं देखें तो जाकिर हुसैन जो कि तीसरी ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, जबकि राकेश चौरसिया जो कि 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। इसी का साथ देखें तो जाकिर हुसैन को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया था? तो यह जो था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इसका उद्देश्य जो था 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है सीखने की जरूरत को पूरा करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है 2 कच्छ पाए जाते हैं। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि सभी कशेरुकियों में जो है 1 पेशीय कच्छ हृदय होते हैं।
मछलियों में देखा जाए तो 2 कछुए होते हैं, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। मछलियों में देखा जाए मछलियों के हृदय जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है, जिसे गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त किया जाता है और शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ये जो होता है वह एक परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट, उभयचर एवं सरीसृप यानी कि मगरमच्छ को छोड़कर जो है 3 कछुए हृदय पाए जाते हैं, जिनमें जो है 2 अलिंद एवं एक निलय होता है। नेक्स्ट, मगरमच्छ में देखा जाए मगरमच्छ, पक्षी एवं स्तनधारियों में जो है 2 अलिंद और 2 निलय यानी कि 4 कछुए हृदय पाए जाते हैं। मानव में कुल हृदय जो है वो 4 कक्षे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेंढक जो कि अपनी त्वचा से जो है श्वसन का क्रिया करता है। नेक्स्ट, छिपकली जो कि 3 कक्षे हृदय पाए जाते हैं। तिलचट्टा जो कि हृदय की कक्षाएं जो कि 13 होती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता की एसआई जो इकाई होती है वो डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो डायोप्टर जो कि लेंस एवं वक्रीय दर्पण का जो है एसआई मात्रक होता है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है। इसे जो है डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।